ने जो डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री को, वो उसके अंदर आई थिंक वॉइस का जो इशू आ रहा था उसको मैं दोबारा से आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। इसके अंदर देख लीजिएगा, जैसे हमने डिस्कस किया था कि मतलब स्टोन एजेस से कहानी चल रही थी मेंटल एलिमेंट्स की, कि स्टोन एजेस के अंदर क्या हुआ। फिर उसके बाद एक एरा आया जिसको हमने कहा क्लासिकल ग्रेको रोमन एरा, जिसके अंदर मतलब सुपर नेचुरलिटी से बात आगे चली गई नेचुरल कॉजेज़ के ऊपर। फिर उसके बाद एक डार्क एरा आया जिसके अंदर बैन किया गया इन सारी चीज़ों को, साइंटिफिक नॉलेज को और नेचुरल कॉजेज़ को। और इस तरीके से आखिर में दोबारा से एक पीरियड ऑफ इनलाइटमेंट आया। तो इसके अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, जो सेकंड हमारा पार्ट है, उसके अंदर ये ग्रीको रोमन के एरा के अंदर है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि प्लेटो अफलातून ने ये कहा था कि क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड हैव टू बी डिमिनिश्ड ऑन मेंटली इल पेशेंट्स, बिकॉज के जी सोशल नॉर्म्स के हवाले से इतना ज़्यादा नहीं जानते। तो दैट इज़ द रीज़न वाई दे शुड have to be kept aside from that strict criminal responsibilities in the court of law। ठीक है। एम्फसाइज रोल ऑफ सोशो कल्चरल फैक्टर्स, ये हमने डिस्कस किया था कि सोशो कल्चरल फैक्टर आगे मज़ीद हम डिस्कस करेंगे डिजीज़ के अंदर। और अगेन उन्होंने सुपर नेचुरलिटी के, चूँकि पहले से एक कॉन्सेप्ट चला आ रहा था कि सुपर नेचुरल कुछ इन्फ्लुएंसेस है एटियोलॉजी के ऊपर, तो उन्होंने इस चीज़ को पार्टली इन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था अरिस्टोटल, अरस्तु। अगेन चूँकि ये शागिर्द थे हिप्पोक्रेटिस के, तो उनके व्यू के हामी थे, लेकिन उन्होंने फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट को मेंटल डिसऑर्डर की एटियोलॉजी में से निकाल दिया, जो कि अभी ये ट्रू नहीं है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन ही बहुत सारी एंग्जाइटी और स्ट्रेस, डिस्ट्रेस और फिर डिप्रेशन को जन्म दे देती है। फिर उन्होंने कॉन्शियसनेस के ऊपर बात की, जैसे हमने डिस्कस किया था कॉन्शियस माइंड के ऊपर, कि कॉन्शियस माइंड के अंदर आपका जो कुछ होता है तो इंसान हमेशा से कोशिश करता है कि उसको प्लेजर मिले, उसको कंफर्ट मिले, और वो कंफर्ट उसको नहीं मिलता तो फिर वो किसी स्ट्रेस का, किसी एंग्जाइटी का, किसी मेंटल एलिमेंट का शिकार हो सकता है। नेक्स्ट आप आ जाए एलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट का, जो अगेन एक ग्रीको रोमन ही व्यू के हामी थे ये लोग, और सेंटर ऑफ ग्रीक कल्चर था ये। तो अगेन ग्रीको रोमन जो थेरेपीज़ थे या उनका जो लार्ज पैराडाइम था डिजीज़ का, उनके हामी थे। और वो कह रहे थे कि मतलब हाँ, देयर आर सर्टन नेचुरल कॉजेज़ फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। उसके अंदर थेरेपीज़ जो वो यूज़ करते थे, उसके अंदर वो कहते थे कि सराउंडिंग अच्छी होनी चाहिए, प्लेजेंट सराउंडिंग, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, सोशल इन्वायरमेंट, आपका कल्चरल इन्वायरमेंट, आपका फिज़िकल इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि एक्टिविटीज़ के अंदर डांस, पार्टीज़, वॉकिंग इन गार्डन, कंसर्ट्स, इस तरह की जो चीज़ें करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ऐसे लोगों को जो मेंटली इल होते हैं। फिर डाइटिंग, मसाज, हाइड्रोथेरेपी, जिम्नास्टिक, एजुकेशन, और उन्होंने जो एक ये जो बाकी थेरेपीज़ है, ये तो काफ़ी रैशनल थेरेपीज़ है। ठीक है। तो जिस तरीके से प्लीजेंट सराउंडिंग है, डाइटिंग है, हाइड्रोथेरेपी है, जिम्नास्टिक है, या एजुकेशन है, जो आजकल हम साइको एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं, ज़्यादातर थेरेपीज़ हम डिस्कस करेंगे आगे। एक चीज़ जो वो यूज़ करते थे वो ये था कि हिप्पोक्रेटिस का जो 4 ह्यूमर्स की थ्योरी के बेस के ऊपर ये लोग चलते थे। तो उसकी जो ट्रीटमेंट आप लोगों को मैंने बताई थी कि सैंग्वाइन पर्सनालिटी है, या मतलब फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी है, फ्लेजम है, या फिर येलो बाइल, ब्लैक बाइल, मेलंकोलिया है। तो उस तरीके से वो इसकी ट्रीटमेंट भी करते थे। तो इस तरीके से वो ब्लीडिंग, सपोज सैंग्वाइन पर्सनालिटी है, हाइपर सैंग्वाइन है, तो ब्लीडिंग करवाते थे, कट लगा के ब्लीडिंग करवाते थे कि इससे मेंटल एलिमेंट या जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती है। या फर्गिंग करते थे, लग्जेटिव्स देते थे, जड़ी बूटियाँ देते थे कि उसकी वजह से जो पेट से बहुत ज़्यादा जो उनका डायरिया उनको हो जाएगा, तो उसकी वजह से बाइल ज़्यादा निकल जाएगा और ये नॉर्मलाइज हो जाएंगे। और मैकेनिकल, ये 2-3 जो थेरेपीज़ है, फर्गिंग है, ब्लीडिंग है, तो ये इतने रैशनल थेरेपीज़ नहीं थे, लेकिन उस वक्त यूज़ होते थे। और मैकेनिकल रिस्ट्रेंट्स, क्योंकि कोई मेडिसिन नहीं थी उनके पास काम डाउन करने के लिए पेशेंट्स को, तो मैकेनिकल रिस्ट्रेंट वाज वन ऑफ द टूल फॉर देम टू रिस्ट्रिक्ट द पेशेंट्स हु आर एग्रेसिव इन देयर डिजीज़ ओरिजिन और नेचर।
फिर नेक्स्ट के अंदर है लेटर ग्रीक एंड रोमन थॉट के अंदर जैलन, आप लोगों ने नाम सुना होगा हकीम जालिनोस का। अगेन जो हकीम जालिनोस थे वो बोक्रात के फॉलोअर्स थे, फॉलोअर्स ऑफ हिप्पोक्रेटिस, यूज साइंस टू कंट्रीब्यूट टू द फील्ड। इन्होंने साइंटिफिक स्टडी की और जैलन ने पहली मरतबा कहा था कि जी द सीट ऑफ सोल इज़ इन द नर्व सेंटर, कि आपके जो ब्रेन है उसके अंदर आपकी रूह की जो सेंटर है, सीट है, ये क्या है, ये आपके दिमाग के अंदर है। तो उन्होंने इसको एक नेचुरल कॉज से, मेंटल एलिमेंट्स को नेचुरल कॉज से एक वाबस्ता किया कि इसके लिए एक नेचुरल कॉज है, और कोई जहनी तौर के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप तब ही मेंटल एलिमेंट के शिकार हो जाते हैं। और एलाबोरेटेड ऑन नर्वस सिस्टम बेस्ड ऑन एनिमल डाइसेक्शंस, एनिमल के डाइसेक्शंस किए और उन्होंने नर्वस सिस्टम को एलाबोरेट किया। फिर डिवाइडेड द कॉजेज ऑफ साइकोलॉजिकल इलनेसेस इनटू टू कैटेगरीज, उन्होंने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जो कि टिल नाउ मतलब इट इज़ गोइंग टू बी प्रेटी मच ट्रू, फिजिकल कॉजेज और मेंटल कॉजेज। दो के फिजिकल कॉजेज और मेंटल कॉजेज के अंदर कुछ हमारे पास एक्सटेंशंस है, कुछ चीज़ें इसके अंदर एक्सक्लूडेड भी हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने जो फिजिकल कॉजेज के अंदर जो चीज़ें कहीं तो वो अच्छी खासी उसकी रैशनैलिटी आप भी है। जिस तरीके से इंजरीज टू हेड, हेड इंजरीज़ की वजह से बहुत सारे मेंटल एलिमेंट्स, अगर आपको हेड इंजरी हो जाती है तो बहुत सारे मेंटल एलिमेंट्स उसकी वजह से हो सकती है, या एडोलेसेंस उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आती है, या फिर मेंस्ट्रुअल चेंजेस जो आजकल DSM 5th एडिशन के अंदर PMDD प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर को ऐड किया गया है। तो एट दैट टाइम उन्होंने कहा था कि इन चेंजेस की वजह से, फिज़िकल चेंजेस की वजह से आपको मेंटल डिस्टर्बेंसेस हो सकती है। फिर जो मेंटल कॉजेज़ है उसके अंदर उन्होंने कहा था कि किसी को शॉक हो जाए, ठीक है जी, मतलब किसी भी वजह से वो शॉक हो जाए, ठीक है, बहुत बड़ा सदमा पहुंचाए, बहुत बड़ा फियर हो उनको, कोई खदशा हो, कोई ख़तरा हो, कोई डर हो उनको। और उन्होंने एक कहा था कि लव इज़ अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कंपोनेंट, ठीक है। तो लव को उन्होंने इसके अंदर इंक्लूड किया कि बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, तो इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। देयर आर सो मैनी इमोशंस विच कैन बी कंट्रीब्यूटेड टू मेंटल एलिमेंट्स इवन टुडे, लेकिन उन्होंने उसके अंदर ये मेंटल कॉजेज को डाला। फिर रोमन मेडिसिन के अंदर ये था कि जो रोमन फिलोसोफर्स थे उनका जो अप्रोच होता था वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल होता था, प्रैग्मेटिक अप्रोचेस टू मेडिसिन। अब प्रैग्मेटिक अप्रोच क्या है कि आप प्रैक्टिकली अप्रोच करते हैं। जिस दिन पेशेंट आया आपने उसको पहले से कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं थी, कोई डायग्नोसिस नहीं थी कि इस डायग्नोसिस के लिए ये वाली मेडिकेशन आपको चाहिए, तो वो उनको मेडिसिन देते थे, फिर बुलाते थे, वो लोग आते थे और फिर उसके बाद उनको देखते थे कि इन मेडिसिन ने इसके ऊपर अच्छा इफेक्ट किया है, नहीं किया, इम्प्रूव हुए हैं या नहीं हुए, प्रोग्नोसिस क्या है, और उस प्रोग्नोसिस के बेस के ऊपर वो ट्रीटमेंट को चेंज करते थे और जो ट्रीटमेंट सूट करता था पेशेंट को तो वही ट्रीटमेंट पर आगे कंटिन्यू रखते थे। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू मेडिसिन इन द रोमन, जो रोमन मेडिसिन था उसके अंदर। और एक जो उन्होंने बात की अगेन एनवायरनमेंट की, तो उन्होंने कहा था कि जी जितना आप अच्छा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट पेशेंट्स को दे सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट्स के लिए, और उससे जो उनकी जो डिस्ट्रेस है वो कम हो जाता है और उनकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। तो फिज़िकल थेरेपी, वार्म बाथ्स, मसाज थेरेपी, ये उन्होंने एज अ टूल फॉर कंफर्ट जो है वो यूज़ किए रोमन मेडिसिन के अंदर। फिर मिडल एजेस के अंदर यूरोप के अंदर क्या हुआ, मेंटल डिसऑर्डर्स प्रेवेलेंट है और उसके अंदर बहुत सारी जो मास मैडनेसेस है उनका एक सीरीज़ था जो कि अभी इस बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर वी विल डिस्कस लेटर ऑन, कि उसके अंदर क्या क्या उसके अंदर एक था कि जी जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज़ अमेरिका के अंदर एक स्कूल में इस तरह हुआ कि उसमें बच्चों को एक अनकंट्रोलेबल लाफ्टर स्टार्ट हो गई एक कैंपस के अंदर, और फिर वो एक क्लास से फिर सारे कैंपस में, फिर सारे स्कूल में, फिर बाकी स्कूल्स के अंदर, और बच्चों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब हो गया और हंसी का एक मतलब लाफ्टर का एक बड़ा एपिसोड था अनकंट्रोलेबल, और फिर उसकी वजह से उनको स्कूल्स को बंद करना पड़ा और वो फिर सारी जो है
कंट्री के अंदर ये प्रॉब्लम चली गई और उनको छुट्टियां देनी पड़ी। इस तरीके से कोई अगर एबनॉर्मल सिचुएशन होती थी, ऑपरेशन होता था, लोग एक दूसरे के साथ लड़ते थे अपने बढ़ाई के लिए, जंगें होती थी, दिगर गो सिचुएशंस होते थे, फैमिन होते थे, ड्राउट्स होते थे, तो इन सिचुएशंस की वजह से मास लेवल के ऊपर लोगों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो मेंटल एलिमेंट्स है वो मासेस में हो जाती थी, बड़ी मतलब पब्लिक के अंदर हो जाती थी, बहुत सारे लोग उनसे इफ़ेक्ट हो जाते थे। तो मास मैडनेस जो है वहाँ पे widespread fear and distress. In the Middle Ages, mass madness was maintained by oppression, disease and famine. और यही रीज़न जो आपको मैंने बता दिया कि उसके अंदर ऑपरेशन ज़्यादा था, लोग एक दूसरे के ऊपर जो है अपनी बड़ा कबीलों की तरफ से लड़ाइयाँ होती थी, फाइट्स होते थे, जंगी होती थी, और फिर जंग की वजह से जो है वो लोग जो है फेयर के शिकार हो जाते थे। फिर मुख्तलिफ़ डिजीज़ जिस तरीके से प्लेग है, ब्लैक फीवर है, डमडम फीवर है, जिसकी वजह से बहुत सारे हज़ारों की तादाद में अमवात हुई, तो उसकी वजह से लोगों के अंदर एक मेंटल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुई मास लेवल के ऊपर। या जिस तरीके से फैमिन है, कहत साली है, उसकी वजह से लोग बहुत सारे स्ट्रेस के अंदर चले गए, तो मास मैडनेस उस वक्त जो है ज़्यादा था। फिर एक कॉन्सेप्ट था टरांटिज़म का, और उस वक्त ये समझा जाता था कि जी वुल्फ स्पाइडर, एक जो ब्लैक विडो होती है, ब्लैक स्पाइडर, वुल्फ स्पाइडर जो कि भेड़िया का एक स्पाइडर होता है, वो अगर किसी इंसान को काट लेता है तो उसका टॉक्सिन जाता है, न्यूरॉन्स के ऊपर इफेक्ट कर लेता है, और मतलब बॉडी के अंदर एबनॉर्मल मूवमेंट शुरू हो जाती है, और मतलब इट क्वाइट रिजेंबल्स लाइक दैट समबडी इज़ गोइंग टू बी डांसिंग। तो इट वाज लाइक अनकंट्रोलेबल डांसिंग। तो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट था कि ये वेस्टर्न टरांटोला की वजह से होता है, और ये वेस्टर्न टरांटोला जो है बेसिकली ये वुल्फ स्पाइडर है। तो अगेन दैट वाज साइकेट्रिक एलिमेंट, लिटरली नॉट attributed to that western tarantula, but they were attributing at that particular point of time, and there was a belief। दूसरा जो था वो लिकांथ्रफी का था। लिकांथ्रफी उस वक्त जो है पोजेशंस का बहुत ज़्यादा था, कि जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि जिन्नात आते हैं, परियां आती है, इस तरीके से एक बिलीफ जो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा होता था वेस्टर्न मिडल एजेस के अंदर। तो उसमें एक ये था कि लोगों के अंदर एक कैफियत आ जाती थी जिसके अंदर वो भेड़िया की तरह चलना शुरू कर देते थे, उनकी तरह आवाज़ें निकालना शुरू कर देते थे बड़े लेवल के ऊपर, और साथ साथ में उस तरीके से बिहेव करते थे जिस तरीके से भेड़िया करते हैं। तो एक बिलीव था कि जी ये लिकांथ्रफी है, और कोई एक ख़ास सुपरनेचुरल पावर है जो इन पोजेशंस को डाल देते हैं लोगों के अंदर, और एक बड़े पैमाने के ऊपर लोग जो है इस बीमारी का शिकार हो जाते थे कि वो भेड़िया जैसे आवाज़ें निकालते थे, उसकी तरह चलना शुरू कर देते थे, अजीब व गरीब हरकत करते थे। तो देट वाज अ बिलीव कि जी देयर इज़ सम सुपरनेचुरल फोर्स जो कि वो इम्पोज कर रहा है और पोजेस कर रहा है, भेड़िए की जो रूह है वो इंसानों के अंदर चली जाती है। तो दैट वाज अ प्रिमिटिव बिलीफ इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और प्लेग जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यर्सिनिया पेस्टिस इसका ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और इसके अंदर हमारे पास निमोनिक प्लेग भी होता है, बिबोनिक भी होता है, पल्मोनिक भी होता है, सेप्टिसेमिक भी होता है। तो स्पेशली जो सेप्टिसेमिक प्लेग होता है उसके अंदर फिर ये होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो जाता है, और द साइन सिम्टम्स रिजेंबल्स क्वाइट विद दैट ऑफ सर्टन मेंटल एलिमेंट्स, जिसके अंदर आपकी जो बॉडी मूवमेंट्स है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाते हैं, फिट्स भी हो जाते हैं। तो उस वक्त वो समझ रहे थे कि जी प्लेग कैन बी वन ऑफ द रीज़न विच कैन कंट्रीब्यूट टू मेंटल एलिमेंट्स। फिर मिडल एजेस के अंदर जो यूरोप में एटियोलॉजी और ट्रीटमेंट किया थी कि एटियोलॉजी वो किस चीज़ को कंट्रीब्यूट करते थे, तो ज़्यादातर उनका जो अप्रोच था वो साइंटिफिक अप्रोचेस जो है वो बहुत कम यूज़ करते थे, और द रीज़न बीइंग के ये जो
एरा था, अगेन इसके अंदर जो है जो प्रिमिटिव बिलीफ था, जिसके अंदर वो चाहते थे कि जी ऑपरेशन थी, फैमिन थी और ड्राउट्स थे, बारबेरियन इन्वेजन्स बहुत ज़्यादा कॉमन थे उस ज़माने के अंदर। तो उन सब चीज़ों की वजह से और स्पेशली उन बारबेरियन इन्वेजन्स की वजह से लोग जो है ऑप्रेस हो गए, और वो ये चाहते थे कि अथॉरिटी ऑफ द चर्च जो है वो कायम हो। इसको हम कहते हैं डार्क एरा, जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था ना, डार्क एरा, पीरियड फ्रॉम 1 to 1000 एनो डोमिनी। तो 1 to 1000 एडी जो एरा था उसको हम कहते हैं डार्क एरा। वो डार्क एरा इसलिए उसको कहते हैं कि जो क्लासिकल ग्रीको रोमन एरा के अंदर उन्होंने जो साइंटिफिक बातें की, और उन्होंने कहा कि जो मेंटल एलिमेंट्स के लिए हमारे पास नेचुरल कॉजेज़ है, और इन नेचुरल कॉजेज़ की वजह से ये डिजीज़ होती हैं। तो वो चूँकि वो लोग नहीं चाहते थे कि जो हमारे मजहबी एक एफिलिएशन है मेंटल एलिमेंट के साथ, और जो चर्चेस के अंदर ट्रीट होती है, मजहबी जगहों के ऊपर ट्रीट होती हैं, जो मजहबी रहनुमा उसको ट्रीट करते हैं, तो ये अथॉरिटी हमारे पास से नहीं जानी चाहिए। तो उन्होंने बैन किया, साइंटिफिक नॉलेज को बैन किया कि इस तरह की बातें आप लोग नहीं करेंगे कि कोई नेचुरल है, क्योंकि ये जो जहनी बीमारियां हैं, मेंटल एलिमेंट्स है, ये सुपर नेचुरल इन ओरिजिन है, और इसको चर्चेस के अंदर मजहबी जगहों के ऊपर और क्लर्जी और इस तरीके से जो चर्च के अंदर पादरी है वो ट्रीट करेंगे, नेचुरल कॉजेज आप इसके लिए नहीं ढूंढेंगे। तो अगेन एटियोलॉजी जो है उसके अंदर साइंटिफिक अप्रोचेस लोग यूज़ नहीं करते थे। सॉ अ रिटर्न ऑफ द बिलीफ दैट मेंटल इलनेस वाज ड्यू टू सुपर नेचुरल कॉजेज सच एज सुपरस्टिशंस और रिचुअल्स। जो उनके सुपरस्टिशंस है या रिचुअल्स है, उन बेसिस के ऊपर जो डिफरेंट कल्चर्स के अंदर प्रिवेल करती थी, और जो डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर जो हमारे पास प्रिवेल करती थी, जो रिचुअल्स प्रिवेल्स करती थी, उनकी वजह से वो कहते थे कि दीज आर द रीजन्स फॉर दोर सुपर नेचुरल डिवाइन और डेमन्स जो कि आ जाते हैं इंसानों के ऊपर। तो अगेन एक दोबारा से एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ। ये पैराडाइम शिफ्ट ऐसे हुआ कि मतलब नेचुरल कॉजेज़ से दोबारा से सुपर नेचुरल कॉजेज़ के ऊपर चले गए। तो एटियोलॉजी चूँकि उन्होंने सुपर नेचुरल बनाई, तो जाहिर सी बात है फिर ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेसेस जो है अगेन दैट वाज एट्रीब्यूटेड टू सुपर नेचुरल सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स। और इसके अंदर उन्होंने जो ट्रीटमेंट है लेफ्ट लार्जली टू द क्लर्जी एंड अकर्ड प्राइमरीली इन मोनेस्ट्रीज। अब उन्होंने क्लर्जी के ऊपर, जो चर्च के बड़े होते हैं, उनके ऊपर छोड़ दिया कि जी ये ट्रीटमेंट इनका है। वो एग्जार्सिज्म करे, वो ट्रेफनिंग करे, वो दम दरूद पढ़े, जो भी करे, लेकिन सुपर नेचुरल बीमारी और इस तरीके से ट्रीट होनी चाहिए। और जो मोनेस्ट्रीज़ है उसके अंदर होती थी, चर्चेस के अंदर होती थी ट्रीटमेंट। फिर अब उसके अंदर जो ट्रीटमेंट थे जनरली काइंड, उसके अंदर क्या था, जो प्रेयर्स यूज़ होते थे, होली वाटर, ऑइंटमेंट्स, एग्जॉर्सिज्म यूज़ करते थे, दम वगैरह पढ़ते थे ताकि इविल स्पिरिट्स जो है बॉडी से निकल आए। कहने का मकसद ये है कि इस ज़माने के अंदर दोबारा से एक डार्क एरा आया, और उसके अंदर लोग सुपर नेचुरलिटी के ऊपर की तरफ चले गए और साइंटिफिक अप्रोच को छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट जो है मिडल एजेस इन द मिडल ईस्ट। उसके अंदर मिडल ईस्ट के अंदर ट्रीटमेंट और क्लासिफिकेशन के अंदर जो फर्स्ट हॉस्पिटल था, द फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल इस्टेब्लिश इन बगदाद इन 792 एनो डोमिनी। एविसीना इब्न सीना, जो कि बहुत जिसको आप फादर ऑफ मेडिसिन भी कह सकते हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, साइंटिफिक काम किया बीमारियों के ऊपर, बहुत सारे कॉन्टेजियस डिजीज़ के ऊपर, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर। और फिर उन्होंने रोट द कैनन ऑफ मेडिसिन, उनकी एक बुक थी जिसको आप कहते हैं कैनन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, उन्होंने जो डिजीज़ को डिफ़ाइन किया, क्लासिफाइड एंड डिफाइंड डिजीज़ एंड देयर कॉजेज, रेफर टू हिस्टीरिया, मैनिक रिएक्शन एंड मेलंकोलिया। अगेन वही वाले उन्होंने कहा कि जी हिस्टीरिया है, मैनिक रिएक्शंस है, मेलंकोलिया और मेजर डिप्रेशन है, इस तरह के जो मेंटल डिसऑर्डर्स है। अहेड ऑफ हिज टाइम ही डिस्क्राइब्ड द सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ एंड असर्टेड दैट द ट्यूबरकुलोसिस वाज कॉन्टेजियस, विच वाज आर्ग्यूड बाय यूरोपियंस। टर्न आउट ही वॉज राइट। इसके अलावा उन्होंने जो काम किया,
तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर जिस तरह डायबिटीज़ के ऊपर, और उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर बड़ा अच्छा एक साइंटिफिकली उन्होंने उसके ऊपर काम किया, और उन्होंने कहा कि ये कॉन्टेजियस डिजीज़ है, एक इंसान से दूसरे को बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है। तो और बाद में जो उसके ऊपर रिसर्च हुआ तो ये साबित हुआ कि मतलब रॉबर्ट कॉक की जिस तरीके से फिर आगे साइंटिफिक उसके ऊपर रिसर्चेस हो गई कि जी ये वाकई में एक कंटेजियस डिजीज़ है ट्यूबरकुलोसिस। तो उस वक्त के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था। फिर नेक्स्ट के अंदर जो है कंपेयरिंग मेंटल हेल्थ इन यूरोप एंड चाइना ओवर टाइम। अब आप देख लीजिएगा कि यूरोप और चाइना के अंदर क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है क्या कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो यूरोप के अंदर बेसिकली जो मिडल एजेस के अंदर जो था वो एक डार्क एरा था, उसके अंदर अगेन वो सुपर नेचुरलिटी के ऊपर काम कर रहे थे, कोई नेचुरल कॉजेज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन उससे हट करके अर्ली चाइनीज़ मेडिसिन वाज बेस्ड ऑन नेचुरल कॉजेज़। जो अर्ली चाइनीज़ मेडिसिन के जो कॉन्सेप्ट के अंदर था उसके अंदर वो बिलीव करते थे कि नेचुरल कॉजेज़ है मेंटल एलिमेंट्स के लिए भी, और उनका एक डुअलिस्टिक कॉस्मोलॉजी थी। और उस डुअलिस्टिक कॉस्मोलॉजी के अंदर वो कहते थे कि उनका एक यूनिवर्सल कॉस्मोलॉजी है। उस यूनिवर्सल कॉस्मोलॉजी के अंदर वो कहते हैं कि सारी चीज़ें दुनिया के अंदर, यूनिवर्स के अंदर एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करते हैं? उन्होंने कहा था कि एक फोर्स के लिए एक काउंटर फोर्स होता है, ठीक है। एक फोर्स जिस तरीके से सपोज़ हम कहते हैं कि जी वाटर है तो फायर है, ठीक है, आग है तो पानी है, ठीक है, ज़मीन है, आसमान है, ठीक है, दिन है तो रात है, रोशनी है, अंधेरा है। और इस तरीके से डिफरेंट जो फोर्सेस है उसके अंदर वो कहते हैं कि हर एक फोर्स का एक काउंटर फोर्स होता है यूनिवर्स के अंदर, और उसको हम कहते हैं डुअलिस्टिक कॉस्मोलॉजी ऑफ द चाइनीज़। तो उनका यूनिवर्स के हवाले से एक ख़ास नज़रिया है कि दुनिया के अंदर दो फोर्सेस मौजूद होती है, मेल फीमेल है, ठीक है, दिन रात है, ठीक है, ज़मीन है, आसमान है, ठीक है। तो इस तरीके से इस यूनिवर्स के अंदर जो अपोजिंग फोर्सेस है वो एक दूसरे को प्रिटी मच बैलेंस के अंदर रखते हैं, और जब ये बैलेंस आउट हो जाता है तो उन्होंने पर्टिकुलरली इंसानी जिस्म के ऊपर ये बात की कि यिन और यांग दो किस्म के जो उनके डुअलिस्टिक कॉस्मोलॉजी के फोर्सेस है। तो उन्होंने कहा था कि ये दो फोर्सेस अगर इंसान में इनका इम्बैलेंस हो जाता है तो फिर हमारे पास मेंटल डिजीज़ या मेंटल डिसऑर्डर्स होती है। और उसके अंदर एक था यिन और एक था यांग। यिन क्या था? उन्होंने कहा था कि यिन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, फेमिनिन एस्पेक्ट है, ठीक है, डार्क एस्पेक्ट है, लोएस्ट एस्पेक्ट है, पेसिमिस्टिक एस्पेक्ट है। और यांग को उन्होंने कहा था कि हमारे पास एक इंसान के अंदर ये ब्राइट एस्पेक्ट है, मस्कुलाइन है, इसके अंदर मैलहुड है, ये ब्राइट है, ये हमारे पास जो है एक हायर रैंक है, और ऑप्टिमिस्टिक एक पर्सपेक्टिव है ह्यूमन बॉडी का। तो यिन और यांग, उन्होंने कहा कि ये दो यिन और यांग, पॉजिटिव और नेगेटिव, अब इनके अंदर अगर कोई इम्बैलेंस हो जाता है तो तब हमारे पास मेंटल एलिमेंट्स होती थी। तो ट्रीटमेंट उनका क्या था कि ट्रीटमेंट वाज एम्ड एट रिस्टोरिंग दिस बैलेंस। और जाहिर सी बात है तो ट्रीटमेंट उनका फिर ये होता था कि इस बैलेंस को, यिन और यांग को हम अगर बैलेंस करेंगे, और उसके लिए डिफरेंट थेरेपीज़ जो है वो यूज़ करते थे, हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट थेरेपीज़ होती थी कि यिन और यांग के अंदर अगर इम्बैलेंस आ गया है तो किस तरीके से हम थेरेपीज़, इन्वायरमेंट, उन्होंने कहा था कि इसके अंदर इन्वायरमेंट और जेनेटिक्स दोनों का एक अमल दखल है। तो हम जेनेटिक पर्सपेक्टिव्स के ऊपर किस तरीके से काम कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल कैसे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम अगर चेंज करें तो यिन और यांग का बैलेंस वापस आ सकता है। During the 2nd century, Chang Ching wrote on physical and mental illnesses based on his clinical observation. He believed that both physical and environmental influences affected mental illnesses and that treatment should target both. ठीक है, उन्होंने, उनका ये अक़ीदा था कि हमारे पास जो है फ़िज़िकल और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस दोनों जो है ये मेंटल एलिमेंट्स या मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन है। और जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हमें दोनों को टारगेट करना चाहिए कि वेदर देयर इज़ फिज़िकल कॉज फॉर दिस particular mental ailment or there is certain environmental cause for that mental ailment. And
accordingly we should have to treat that particular cause, whether that is environmental, whether that is physical. तो उस तरीके से हमें उनको ट्रीट करना चाहिए. During the Chinese Middle Ages, medicine regressed to beliefs that mental illness was caused by supernatural rather than natural forces. फिर उनकी चाइनीज़ की मिडल एजेस के अंदर एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि ज़्यादातर जो प्रिवेल कर रहा था कि देर आर सर्टन नेचुरल कॉजेज़, और उन नेचुरल कॉजेज़ के अंदर जो डेफिनेट उन्होंने बात की यन और यांग के डिसबैलेंस की. लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये भी ज़ाहिर है एक मौजूद था वहाँ पे, एक सुपर नेचुरलिटी का कि इसके अंदर हमारे पास गोस्ट और डेविल्स जो है उनका एक किरदार है. और जो गोस्ट और डेविल्स का कॉन्सेप्ट है वो डेमोनोलॉजी का कॉन्सेप्ट के साथ सिनोनिमस है, और डेमोनोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो है वो सुपरनैचुरल है. तो मतलब उस वक्त कुछ एक ख़ास तबके के लोग जो है ये बिलीव भी करते थे कि जी सुपरनैचुरलिटी का एक कंपोनेंट इसके अंदर पाया जाता है, लेकिन लार्जली उनका जो अप्रोच था वो नेचुरल इन ऑरिजिन था. अच्छा जी, नेक्स्ट जो है रिफॉर्मेशन. अब इसके अंदर ट्रीटमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ असाइलम्स, ये एक बहुत बड़ा था कि मतलब असाइलम बने. असाइलम जिसको पुराने ज़माने के अंदर पागल खाने कहते थे, तो असाइलम्स बन गए, और उसके अंदर एक किस्म के लोगों को जो जहनी तौर के ऊपर मेंटल डिसऑर्डर्स के शिकार होते थे तो उन सब लोगों को डालते थे उन असाइलम्स के अंदर. लेकिन उन असाइलम का मैनेजमेंट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, उनके अंदर ट्रेन लोग नहीं थे, उनके अंदर जो है फैसिलिटीज़ नहीं थी, मेडिसिन ज़ाहिर सी बात है उस वक्त होती नहीं थी. तो ये एक इशू था. लेकिन समहाउ उन्होंने मैनेज किया कि जो लोग हमारे पास मेंटल डिसऑर्डर्स के शिकार हैं तो उनको हम यहाँ पे रखेंगे असाइलम्स. और ये असाइलम्स का जो कॉन्सेप्ट है तो उसके अंदर दो जो नाम है वो है पेलेफी फाइनल की और विलियम टूक्स की. पेलेफी फाइनल ने फ्रांस में और विलियम टूक्स ने इंग्लैंड में पहले दो असाइलम्स बनाए. ठीक है, तो वो असाइलम्स इस तरह के थे कि मतलब उसके अंदर जो मेंटली इल लोग होते थे उनको रखते थे. लेकिन जाहिर सी बात है वहाँ पे फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो उसके अंदर ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा काइंड नहीं था, मतलब कंसिड्रेशन वाला ट्रीटमेंट नहीं था, कंफर्ट वाला ट्रीटमेंट नहीं था. उसके अंदर भी वो ब्रूटल तरीके यूज़ करते थे कि कभी उनको मार दिया, कभी उनको रिस्ट्रेन कर दिया, कभी उनको डंजन्स के अंदर डाल दिया. तो इस तरह की ट्रीटमेंट उसके अंदर होती थी. तो असाइलम्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि प्लेसेस टू वेयर हाउस ट्रबलसम पीपल यूज्ड हार्श टैक्टिक टू कंट्रोल अनरूली और एक्साइटेड पेशेंट्स. अब ये ऐसी जगहें थे जहाँ जिस तरीके से उनके एक गोदाम होते थे, उनको जमा करने के लिए एक जगह बनाई गई. उसके अंदर कोई मतलब एक ख़ास किस्म की ट्रीटमेंट नहीं होती थी. जो एक्साइटेड अनरूली पेशेंट, ज़ाहिर सी बात है जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं एग्रेसिव होते हैं तो वो अनरूली होते हैं. तो उन अनरूली या एक्साइटेड पेशेंट्स को वो क्या करते थे, वो हार्श टैक्टिक्स यूज़ करते थे, उनको मारते थे, उनको एक जगह के ऊपर बांधते थे, चैन करते थे, स्टार्वेशन करते थे. अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है बेथलेम मोनेस्ट्री ऑफ सेंट मैरी ऑफ बेथलेम इन लंदन कमीशन बाय किंग हेनरी 8. अच्छा, किंग हेनरी 8 ने जो है 1547 के अंदर सेंट मैरी ऑफ बेथलेम उन्होंने खोला, और उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा डिप्लोरेबल कंडीशंस थे. और वो जो पर्टिकुलर हॉस्पिटल था जिसके अंदर जगह दी गई थी इन मेंटली इल पेशेंट्स को, तो उनको भी कोई अच्छे तरीके से नहीं ट्रीट किया गया. उसके अंदर जो वायलेंट पेशेंट्स थे तो पुट ऑन डिस्प्ले, उसको डिस्प्ले के ऊपर रखते थे. लोग आते थे, फिर उनको देखते थे और उनको फिर चार्ज करते थे. जिस तरीके से एक ज़ू के अंदर लोग जाते हैं, एम्यूज़ होते हैं, इस तरीके से लोग आते थे, पागलों को देखते थे और उनको फ़ीस चार्ज करते थे. और जो हार्मलेस पेशेंट होते थे जो कि एग्रेसिव नहीं होते थे और मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ होते थे, तो उनको ये फोर्स करते थे कि वो गदागरी करे, वो बेग करे, बाहर जाके बेगरी करे. अच्छा जी, साइंटिफिक इंक्वायरी की रिसर्जेंस कहाँ पे हुई कि जॉन वेयर ने वो साइकोपैथोलॉजी के अंदर एक फाउंडर थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, और उन्होंने मेंटल डिसऑर्डर के अंदर स्पेशलाइजेशन की, और उन्होंने देखा कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स को मतलब कॉज कर सकती है, और क्या ऐसी ह्यूमन या नेचुरल कॉजेज़ है जिसकी वजह से मेंटल एलिमेंट्स हो सकती है. हिज वर्क्स वर स्कॉन्ड बाय हिज पीयर्स
एंड वर बैंड बाय द चर्च अंटिल द 20th सेंचुरी। अगेन चूँकि वो डार्क एरा का ज़माना था, फिर भी मतलब उनका एक अप्रोच ज़्यादा था, उनकी एक फोर्स हुआ करती थी, तो उनके काम को दोबारा से बैन किया गया कि नहीं, साइंटिफिक कोई नेचुरलिटी नहीं है, मेंटल एलिमेंट्स के अंदर सुपर नेचुरल है और आप इस तरीके से जो है उसके ऊपर काम ना करें। नेक्स्ट जो है एज ऑफ एनलाइटमेंट या पीरियड ऑफ एनलाइटमेंट, जो अर्ली 70s का ज़माना था उसको हम कहते हैं, और मिड 70s के अंदर फिर ज़्यादा उसने अपने एक सर्च के ऊपर चला गया, इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ एनलाइटमेंट। अब पीरियड ऑफ एनलाइटमेंट के अंदर जो मेन नोशन था उसके अंदर ये था कि किसी न किसी तरीके से जो मेंटली इल पेशेंट्स है उनको जगह दे और उनके साथ एक ह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाए। तो पीरियड ऑफ एनलाइटमेंट के अंदर जैसे आप लोगों को मैंने कहा था कि पेलिफी फाइनल ने पेरिस या फ्रांस में उन्होंने एक असाइलम बनाया और विलियम ट्यूक्स ने इंग्लैंड के अंदर असाइलम बनाया। तो फाइनल ने कहा कि रिमूव चेंज फ्रॉम द पेशेंट एंड ट्रीटेड देम काइंडली एज एन एक्सपेरिमेंट फाउंड इट वाज सक्सेसफुल। उन्होंने कहा कि जी ह्यूमन ट्रीटमेंट, अब मेन नोशन स्लोगन किया था पीरियड ऑफ एनलाइटमेंट का, ह्यूमन ट्रीटमेंट शुड हैव टू बी डन विद द पीपल हु आर मेंटली डिस्टर्ब। ठीक है, और ये नोशन था, स्लोगन था उनका कि ह्यूमन ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो उन्होंने इन असाइलम के अंदर कोशिश की कि मतलब पेशेंट हमारे पास जो है वो उनके साथ काइंड तरीके से पेश आ जाए, उनको कंसिडर किया जाए तो उनकी प्रोग्नोसिस अच्छी होगी। ट्यूक ने इंग्लैंड के अंदर एस्टेब्लिश द यॉर्क रिट्रीट, ट्रेंड फिजिशियंस एंड नर्सेस एंड ट्रीटिंग मेंटल पेशेंट्स विद ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस एंड बिगेन टू चेंज पब्लिक ओपिनियन। उन्होंने जो मेन काम किया कि जी फिज़िकल रिस्ट्रेंट जो है वो कम से कम किया जाए और लोगों का ओपिनियन चेंज हो, स्टिग्मा कम हो मेंटल एलिमेंट्स का। तो उनका जो मेन था कि मतलब नर्सेस और डॉक्टर को ट्रेन करे और ट्रेन लोग जो है उनको ह्यूमैनिटी के बुनियाद के ऊपर ट्रीट करे, उनके साथ काइंड तरीके से पेश आए और उनको कंसिडर करे तो प्रोग्नोसिस अच्छी हो सकती है। और पब्लिक का ओपिनियन अगर अच्छा हो जाए मेंटली इल पेशेंट्स के तरफ तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है और मेंटल एलिमेंट्स जो प्रेवलेंस है वो अच्छी खासी हद तक कम हो सकती है। फिर डोरोथिया डिक्स जो है एक सोशल वर्कर थी और इन्होंने बहुत बड़ा पेशेंट्स के साथ जो है बहुत ज़्यादा उनका एक कनेक्शन था और एज अ नर्स भी उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा। तो उन्होंने एक क्रूसेड शुरू किया और पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने 32 मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स जो है वो खोले। तो अराउज वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस ऑफ इनह्यूमन ट्रीटमेंट फॉर द मेंटली इल एंड एस्टैब्लिश 32 मेंटल हॉस्पिटल्स अराउंड द वर्ल्ड। तो डोरोथिया डिक्स ने बहुत बड़ा काम किया और उन्होंने कहा कि जी जो मेंटली इल पेशेंट्स हैं उनके साथ गैर इंसानी सलूक होता है, उनको बांधा जाता है, इवन के उनको बर्न करते थे। मतलब जो ट्रीटमेंट के अंदर उनका ये होता था कि जैसे पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए तो उनको फ्लॉग करते थे, उनको चाबकों से मारते थे, उनको डंजन्स के अंदर डालते थे, ब्लिस्टरिंग करते थे, उनको जलाते थे और ये एक तरीक़ा इलाज था। वो ब्लिस्टरिंग तो अभी तक चलता रहता था, आप लोगों ने पश्तो में सुना होगा कि इनके ऊपर दाग रख दिए, दागुना पिके खोदल, तो वो दाग रखने वाला ब्लिस्टरिंग कि इससे भी, और ये तो मैंने ख़ुद देखा है बचपन में कि बहुत सारे लोग जो है ये प्रैक्टिस करते थे कि कोई मतलब इस तरह का कोई मेंटल एलिमेंट्स होती थी तो लोग जो है ना उसके ऊपर कोई चीज़ रखते थे और उसको फिर जलाते थे, ब्लिस्टर करते थे। तो ब्लिस्टरिंग भी करते थे और उससे कहीं ज़्यादा ये होता था कि पेशेंट को जलाते थे, पूरा स्टैक के ऊपर डाल करके उसको जलाते थे। तो डोरोथिया डिक्स ने कहा कि ये इनह्यूमन ट्रीटमेंट है एंड दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट शुड नॉट हैव टू बी इन प्रैक्टिस वाइल ट्रीटिंग पीपल विद इंसैनिटी और पीपल विद मेंटल डिसऑर्डर्स। तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, फिर इनलाइटमेंट के अंदर ह्यूमैनिटेरियन रिफॉर्म के अंदर के ट्रीटमेंट फ़िलासफ़ीज़ क्या थी कि जी मोरल मैनेजमेंट होना चाहिए, अटेम्प्ट टू हेल्प सेटिस्फाई अ पर्सन सोशल ऑक्यूपेशनल एंड इंडिविजुअल्स नीड, एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन रिहेबिलिटेटिंग अ पर्सनस मॉरल एंड स्पिरिचुअल सेल्फ रादर देन क्योरिंग द मेंटल इलनेस। उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट क्या था कि होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच क्या कि इंसान को एक इंडिविजुअल के तौर के ऊपर तस्लीम करना,
कि उनका एक सोशल हक है, सोशल राइट है, उनका फिज़िकल राइट्स है, उनके कुछ ऑक्यूपेशनल राइट्स है, उनके एज इंडिविजुअल कुछ राइट्स है। तो वो राइट्स उनको मिलनी चाहिए और उनको उस तरीके से ट्रीट करना चाहिए कि उनके सोशल, ऑक्यूपेशनल और इंडिविजुअल नीड्स जो है वो मीट हो। और जो मेन उन्होंने फोकस किया कि जी रिहेबिलिटेशन एक इंसान की होनी चाहिए, ठीक है। और उनकी जो मोरालिटी है और स्पिरिचुअलिटी है उसको कैटर करना चाहिए। अगर उसकी मोरालिटी को आप एनहांस करेंगे, उसकी स्पिरिचुअलिटी को आप इम्प्रूव करेंगे, तो मेंटल एलिमेंट्स या मेंटल डिसऑर्डर्स खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो दैट वाज वन ऑफ द स्लोगन अमंग सो मैनी स्लोगन्स इन द पीरियड ऑफ एनलाइटमेंट। और फिर मेंटल हाइजीन मूवमेंट, उसके अंदर क्या था कि फोकस्ड ऑन द फिजिकल नीड्स ऑफ द पेशेंट कीपिंग देम कंफर्टेबल। फिजिकल हाइजीन मूवमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि अगर फिजिकली हम पेशेंट को कंफर्ट दें, जिस तरह हमने बात की कि एक फिजिकल राइट्स भी पेशेंट्स के होते हैं, तो अगर फिज़िकल कंफर्ट हम डिफरेंट तरीक़ों से उनको देंगे, जिस तरीके से मसाज करेंगे, हाइड्रोथेरेपी करेंगे, वार्म बाथ्स देंगे, मसाज करेंगे, तो इन चीज़ों से जो है पेशेंट को कंफर्ट मिलेगा और उनकी जो मेंटल एलिमेंट्स है उनकी प्रोग्नोसिस अच्छी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो है 20th सेंचुरी ट्रीटमेंट असाइलम्स व्यूड बाय पब्लिक एज एरी स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग। जब बहुत सारे असाइलम्स खुल गए तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आया कि जैसे आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था, आई थिंक कि लोगों के अंदर निम्बे सिंड्रोम डेवलप हुआ, ठीक है। और किस वजह से डेवलप हुआ? इस वजह से कि जी वहाँ पे जो लोग होते थे, जो विजिटर्स जाते थे, तो वो अक्सर जो मोहल्ले वाले के लोग हैं, जो घर थे वहाँ पे कभी पत्थर फेंक दिए, कभी किसी घर में झांक लिया, लोगों को तंग किया, तो लोग कहते थे कि क्या मुसीबत है। और मतलब ये तो एक अजाब है कि लोग यहाँ पे आते हैं। ज़ाहिर सी बात है डिस्प्ले के ऊपर लोगों को डाला हुआ था, लोग एक एम्यूज़मेंट के तौर के ऊपर असाइलम्स को की तरफ आते थे और फिर उन पेशेंट्स को देखते थे, उनको चार्ज किया जाता था। तो इसकी वजह से जो लोग थे, जो कम्युनिटीज़ के अंदर, जिन कम्युनिटीज़ के अंदर असाइलम्स थे, उन लोगों के अंदर जो है उनकी तरफ कि जी ये तो क्वाइट एरी है, मतलब स्ट्रेंज है, मतलब क्वाइट जो है एक्सेंट्रिक है और फ्राइटनिंग है, ये हमें नहीं चाहिए। तो उनके अंदर क्या डेवलप हुआ? निम्बे, नॉट इन माई बैकयार्ड, NIMBY, निम्बे सिंड्रोम, नॉट इन माई बैकयार्ड। ठीक है, अगर ये एक रिफॉर्म के लिए एक सेंटर है हो, लेकिन हमारे कम्युनिटी के अंदर ना हो, हमारे आसपास ना हो, हमारे करीब ना हो। तो सब्सटेंशियल ग्रोथ इन द नंबर ऑफ मेंटल हॉस्पिटल्स, लेंथी स्टेज, लिटिल इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें उसके अंदर थी। तो लोगों को एक तो प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं मिल रही थी, दूसरा जो उनकी कम्युनिटी के अंदर होता था तो लोग विजिटर्स से भी तंग होते थे। फिर 1946 टू 1963 चेंजिंग व्यूज़ ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ। DSM-1 1963 के अंदर DSM-1 पब्लिश हुआ। आगे हम डिस्कस करेंगे DSM-1, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, मेंटल डिजीज़ के लिए एक क्लासिफिकेशन की एक बुक है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। करंटली 5th एडिशन चल रही है जो 1913 से है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये मेंटल हेल्थ की जो मेंटल एलिमेंट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी कोडिंग है, सिम्टम्स की कोडिंग है, डिजीज़ की कोडिंग है, मेजर माइनर क्राइटेरिया की कोडिंग है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। तो ये पब्लिश हुआ 1963 में। और मैरी जेन वॉर्ड जो है उन्होंने स्नैक पिट एक किताब लिखी और उसके अंदर उन्होंने कहा कि लोग जो है इतने ज़्यादा खौफ क्यों खाते हैं इन मेंटली इल लोगों से। तो उन्होंने कहा कॉल टू प्रोवाइड मोर ह्यूमैन ट्रीटमेंट्स फॉर मेंटल हेल्थ पेशेंट्स। जो मेंटली इल पेशेंट्स हैं उनको उनके साथ ह्यूमैन ट्रीटमेंट होनी चाहिए। फिर गॉफमैन ने जो है असाइलम के नाम से एक बुक पब्लिश की और उन्होंने असाइलम के अंदर जो ज़ाहिर सी बात है एक अजीब किस्म की ट्रीटमेंट होती थी लोगों की, कि मतलब उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट, ब्रूटैलिटी होती थी। तो उसके ऊपर डिटेल से उन्होंने बात की कि किस तरीके से डिटेल अकाउंट ऑफ द नेग्लेक्ट एंड माल ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ पेशेंट्स, कि मेंटल हेल्थ पेशेंट्स की नेग्लेक्ट जो है वो किस तरीके से होती है। फिर इस ज़माने के अंदर हिल बर्टन एक्ट जो है वो पास हुआ और उसके अंदर ये था कि कम्युनिटी जो मेंटल हेल्थ सेंटर्स है, और एक 1963 के अंदर जॉन एफ कैनेडी जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसको वो कहते थे CMHCA,
कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स एक्ट ये भी पास हुआ कि डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का ज़माना था 1963 के अंदर डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुई। वो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मकसद क्या था कि स्टेट हॉस्पिटल के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था पेशेंट्स का, तो स्टेट हॉस्पिटल से पेशेंट को निकाला गया और उनको पुट किया गया कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स बनाए गए, जिसके अंदर डे ट्रीटमेंट, उसके अंदर इमरजेंसी ट्रीटमेंट, उसके अंदर शॉर्ट टर्म स्टे पेशेंट्स का होता था। तो ये था। और हिल बर्टन एक्ट के अंदर ये था कि एसएसआई और एसएसडीआई, सोशल सिक्योरिटी इनकम एंड सप्लीमेंटल सिक्योरिटी डिसेबिलिटी इनकम, ये दो किस्म के जो वज़ाइफ थे ये देने शुरू हो गए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि जो मेंटली इल लोग हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, उनको वजीफ़ा मिल जाए, और साथ साथ में जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स है उनको भी फंड किया जाए। कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज एक्ट ऑफ 1963 के अंदर कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज एक्ट, और इसी एक्ट के तहत CMHCA था कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स एक्ट जो है वो पास हुआ कि ये जो सर्विसेज है इनको हमें क्या करना चाहिए, इसको हमें डिसेंट्रलाइज करना चाहिए ट्रीटमेंट को। वो कैसे डिसेंट्रलाइज होगा कि स्टेट हॉस्पिटल के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंट्स है और मोर देन 50 to 60% बर्डन जो है मेंटली इल पेशेंट्स का है, तो इनको हम अगर कम्युनिटी लेवल के ऊपर छोटे छोटे सेंटर्स बना के देंगे तो अच्छी उनकी ट्रीटमेंट हो सकती है, और इस तरीके से ट्रीटमेंट जो है वो लेटरलाइज हो सकती है, तो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ चले गए। फिर 20th सेंचुरी 1970s अगेन डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ केयर, तो वही ज़माना था 1963 का, और जिसके अंदर CMHCA पास हुआ। तो 1970s का जो एरा था उसको हम कहते हैं डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। तो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मकसद ये था कि जी जो स्टेट पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स थे, जो कि बाकी जनरल हॉस्पिटल्स थे, उनमें से पेशेंट्स को निकाले, मेंटली इल पेशेंट्स को, और उनको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के अंदर ट्रीट किया जाए। अच्छा, in the United States, it constituted a radical shift in social policy and the way mental health care was provided. अच्छा, replaced inpatient hospital with community-based care, day treatment and outreach programs, considered more humane and cost-effective treatment. अब इसके अंदर क्या था कि वही वाली बात थी कि मतलब कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर में आउट पेशेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट, शॉर्ट टर्म स्टे, ये सारी चीज़ें उनकी थी, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि मतलब इसके अंदर हम कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। रादर देन टू कीप अ पेशेंट for months in the state hospital, why not we should have to shift those patients to community mental health centers where they can be catered in a better way, और वहाँ पे लेंदी स्टे भी नहीं होगा, वहाँ पे जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो भी होंगे और आउटरीच प्रोग्राम्स भी होंगे, तो अच्छी तरीके से पेशेंट ट्रीट हो सकते हैं। अच्छा जी, फिर डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन फोर्सेस दैट इनिशिएटेड शेप्ड द मूवमेंट, उसके अंदर क्या था कि मतलब इस मूवमेंट के अंदर किस चीज़ ने उनको सपोर्ट किया। इसके अंदर मेडिकल ड्रग्स मीन मोजज़ाती ड्रग्स, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं थी कि जो हमारे पास एग्रेसिव पेशेंट है, जो आहो बगा करते हैं, जो तोड़ फोड़ करते हैं, जो एग्रेशन के अंदर टिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिसिन इजाद हुआ क्लोरप्रोमाजिन, ठीक है, आजकल भी यूज़ होता है, आप लोग ने सुना होगा लार्जेक्टेल के नाम से। तो क्लोरप्रोमाजिन फर्स्ट एंटीसाइकोटिक मेडिसिन था 1950 के अंदर, और फिर उसके बाद ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन और लिथियम कार्बोनेट दरियाफ्त हुए। तो ये एक मोजज़ाती ड्रग थे, लेकिन क्योंकि अब आप पेशेंट को एंटीसाइकोटिक देते हैं तो वो एग्रेसिव पेशेंट काम हो जाता है, वो सेडेट हो जाता है, और इस वजह से उनको कहा गया कि मतलब वो जो तोड़ फोड़, आहो बका, चीखो पुकार, वो इन मेडिसिन की वजह से कम हो गई। इन एंटीसाइकोटिक्स जो टिपिकली जो फर्स्ट एंटीसाइकोटिक था क्लोरप्रोमाजिन, और फिर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और लिथियम कार्बोनेट। एंटीसाइकोटिक्स टिपिकली रिड्यूस द सिम्टम्स दैट आर मोर सीवियर, तो ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स के लिए एंटीसाइकोटिक्स देते थे। तो 1960s के अंदर एंटी डिप्रेसेंट्स, 1950 के अंदर पहला एंटीसाइकोटिक। रिकंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ मेंटल इलनेस, लोगों ने कि हम मेंटल इलनेस को रिकंसेप्चुअलाइज करें, ये जो लेबलिंग है इसको हम, स्टिग्मेटाइजेशन को हम कम करें। तो इसके ऊपर बेसिकली जो काम हुआ कि स्टिग्मा ऑफ मेंटल एलिमेंट्स in the society which is present till now, but this should have to be reduced. This stigma, this labeling should have to be reduced. Recognition of institutional hazards, कि क्या institutional hazards है, उसके ऊपर काम किया गया कि जी सोशो कल्चरल आइसोलेशन होती है, उसके अंदर पावरलेसनेस, हेल्पलेसनेस की तरफ जो है पेशेंट्स जा सकते हैं,
और फिर इन्वायरमेंट के साथ जो इंस्टीट्यूशन के साथ एडजस्टमेंट है, वो चूँकि वहाँ पे अच्छी ट्रीटमेंट अगर नहीं उनको मिलती तो पैसिविटी उनके अंदर डेवलप हो सकती है, विड्रॉल हो सकता है। फिर इकोनॉमिक इंसेंटिव्स के अंदर ट्रांसफ़र द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द स्टेट टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन द फेडरल गवर्नमेंट, और उसके अंदर ये कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स को और मेंटली इल पेशेंट्स को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, उनको ज़्यादा फंड किया जाए। फिर जो है डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किस तरीके से इसने वर्क किया कि नहीं किया, तो अब उसके अंदर ये था कि फीवर पेशेंट स्पेंड टाइम इन पेशेंट हॉस्पिटल्स। अब एक काम ये हुआ कि जो हमारे पास डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गई और कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स बन गए, तो उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे जो पेशेंट्स थे वो स्टेट हॉस्पिटल के ऊपर जो बर्डन थे महीनों, वो किसी कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर के अंदर वो जाते थे, इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिलती थी, या फिर किसी आउटरीच प्रोग्राम जो है उन पेशेंट्स को कैटर करता था। तो ये मतलब एक उससे हुआ फ़ायदा। फिर उस पेशेंट स्पेंड लेस टाइम इन पेशेंट हॉस्पिटल्स। फिर जो पेशेंट्स का लेंदी स्टे था, अगेन जैसे आप लोगों को मैंने कहा कि वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे इन पेशेंट में या स्टेट हॉस्पिटल्स के अंदर, तो वो जो टाइम था वो कम हो गया, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर उनको सर्विसेज मिलती थी। कोई इमरजेंसी होती थी तो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स होते थे, आउटरीच प्रोग्राम्स होते थे जिनसे वो फ़ायदा उठाते थे। मोर पेशेंट्स आर री हॉस्पिटलाइज्ड, और उसके अंदर ये था अगर किसी को इमरजेंसी बेसिस के ऊपर ज़रूरत हो तो स्टेट हॉस्पिटल्स के अंदर अक्सर औकात जगह भी नहीं होती थी। तो ये जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स है उनके अंदर फिर ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को एक स्पेस मिल गया कि उनको शॉर्ट टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, री हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए तो वो कर सकते थे, ठीक है। और अगर ये ना होता तो वो लोग क्या करते, होमलेस होते, नर्सिंग होम्स में होंगे, ग्रुप होम्स में होते, जेल्स में होते। तो ये एक उनके लिए एक ये था कि उनको एक डिसेंट्रलाइज केयर मिल गया डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की वजह से। फिर डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्या था कि वाई नॉट, तो फोकस ऑन मेडिकेशन, इसके अंदर मेडिकेशन के ऊपर फोकस ज़्यादा था और उसके अंदर रिहेबिलिटेशन के ऊपर फोकस नहीं था। मोर स्टिग्मा देन फिजिकल इलनेस, वो स्टिग्मा अभी तक मौजूद है और उस वक्त भी उसके ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं किया गया। तो स्टिग्मा जो कि एसोसिएटेड था मेंटल इलनेस के साथ, जो कि फिजिकल इलनेस के साथ इतना नहीं था, तो वो स्टिल था। लिटिल इकोनॉमिक और सोशल सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए इतना ज़्यादा सोशल सपोर्ट नहीं था या इकोनॉमिक इंसेंटिव्स इतने नहीं थे जो कि सफाइस कर सके। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे सेंटर्स और उनको फिर कैटर करना, फिर आउटरीच प्रोग्राम्स को, तो उनके लिए जो इकोनॉमिक या सोशल सपोर्ट था वो इनफ नहीं था। नॉट इन माई बैकयार्ड, लिटिल जॉब ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, शॉर्ट टर्म हाउसिंग, ठीक है। नॉट इन माई बैकयार्ड जो एक नोशन था लोगों के अंदर डेवलप हुआ कि जी ये किसी काम के नहीं है, बल्कि उल्टे हमारे ऊपर बोझ है ये सेंटर्स। और ट्रेनिंग नहीं थी, प्लेसमेंट, शॉर्ट टर्म हाउसिंग का उसके अंदर कोई नहीं था कि हाफ वे हाउसेस हो, उसके अंदर पेशेंट थोड़े से रिहेबिलिटेट हो और फिर मतलब वो जाए अपने सोसाइटी के अंदर। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पेड मोर अटेंशन टू नेगेटिव राइट्स देन पॉजिटिव राइट्स। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ने क्या किया कि नेगेटिव राइट्स चूँकि मतलब रीडीली अवेलेबल होते हैं और पॉजिटिव राइट्स के लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो नेगेटिव राइट्स के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि वो मतलब वो कहते थे कि ऑटोनॉमी होनी चाहिए पेशेंट्स को, उनका चॉइस, उनकी इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन पॉजिटिव राइट्स के ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं किया कि जो कि इसके ऊपर होना चाहिए। उसके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स, और इसके लिए क्या है कि पेशेंट्स को आपने सोशल रिहेबिलिटेशन की तरफ लेकर के जाना है, जो कि जाहिर सी बात है उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नॉर्म, या उनको एजुकेट करना है, या कम्युनिटी को एजुकेट करना है, फैमिली को एजुकेट करना है, तो ये उनके पॉजिटिव राइट्स है जो कि मतलब उनके ऊपर एम्फेसिस नहीं थी। जॉब ट्रेनिंग या फिर उनको मतलब वोकेशनल रिहेबिलिटेशन जिस तरीके से हम बात करते हैं, तो वो चीज़ें नहीं थी। तो ज़्यादातर पॉजिटिव राइट्स के ऊपर काम होना चाहिए था, जो कि उसके अंदर नहीं हुआ। अच्छा जी, कंटेम्प्रेरी व्यूज़ क्या है, करंट व्यूज़ क्या है एटियोलॉजी के मेंटल एलिमेंट्स की। उसके अंदर साइको एनालिटिक थॉट है जो सिगमंड फ्राइड का, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी। उन्होंने कहा कि अनकॉन्शियस रोल ऑफ अनकॉन्शियस इन अवॉइडिंग पेन,
ठीक है जी। उन्होंने कहा था कि साइको एनालिटिकल थ्योरी के अंदर उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर जोर दिया, और उनका जो टोपोग्राफिकल मॉडल है, आप लोगों ने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, टोपोग्राफिकल मॉडल के अंदर उन्होंने कहा था कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। और उन्होंने कहा था कि ये एक आइसबर्ग है। टिप ऑफ द आइसबर्ग जो है वो हमारे पास क्या है, कॉन्शियस माइंड है, जो कि मतलब इट कंस्टिट्यूट 10% ऑफ व्हाट एक्चुअली वी आर, कि सिर्फ 10% बनाता है हमारे पर्सनैलिटी का। हम क्या है, क्या करते हैं, क्या हमारे लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स है, हमारे इस्टीम की नीड्स क्या है, हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट की लाइफ गोल्स हमारे क्या है, ये जो सारी चीज़ें हमें पता है, तो ये हमारी पर्सनैलिटी का 10% है। उन्होंने कहा था कि रेस्ट ऑफ द 90% इज़ बरीड आइदर इन सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। और उस अनकॉन्शियस माइंड का हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा असर है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड के अंदर आपके बचपन से लेकर के वो सारी चीज़ें आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है। आपके फेलियर्स हो, आपको कुछ चीज़ नहीं मिलती हो, आप फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए हो, आपने अपने गोल को अचीव नहीं किया, आपको ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फेलियर्स मिले हो हर जगह, तो वो आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है, और फिर बाद में आपको पता नहीं होता और आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो। तो ये अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो डीपली जो बरीड होती हैं हमारे इमोशंस, जो कि सेटिस्फाई नहीं हो चुके होते, तो वो बाद में हमें मेंटल एलिमेंट्स करा सकती हैं। तो उसके लिए उन्होंने साइको एनालिसिस और कथारसिस, स्पेशली मेंटल कथारसिस, कि आप मेंटल कथारसिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी के ऊपर बात करें, अपने लाइफ गोल्स के ऊपर बात करें, अपने पास्ट के ऊपर बात करें, क्या चीज़ें थी, क्या हिट्स थे, और उनको हम डिग आउट करते हैं थ्रू कथारसिस, और उसके बाद साइको एनालिसिस होती है। फिर कॉग्निटिव और बिहेवियरल थेरेपीज़, बीएफ स्कैनर और आयन पेफलॉफ। अगेन साइकोलॉजी में आप लोगों ने क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग का आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग से और ऑपरेंट कंडीशनिंग से किस तरीके से हम नेगेटिव बिहेवियर्स को हम कम करा सकते हैं। जिस तरीके से किसी पनिशमेंट आपने देनी है, नेगेटिव बिहेवियर कम हो गया, तो मतलब आप उसके अंदर नेगेटिव भी आप कर सकते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी कर सकते हैं। पनिशमेंट जिस तरीके से होती है, या फिर आपने पनिशमेंट को विद होल्ड किया, या आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर आप मतलब जिस तरीके से टोकन देते हैं, आप उनको खाने के लिए कुछ देते हैं, अच्छे बिहेवियर को अपनाने के ऊपर, बुरे बिहेवियर को मतलब डिमिनिश करने के ऊपर उनका कोई जो पनिशमेंट होता है उसको आप रोक लेते हैं। तो इस तरीके से हम पेशेंट्स को जो है कंडीशन कर सकते हैं, और उनको अच्छे बिहेवियर उनके अंदर, उनको लर्न बिहेवियर हम उनको समझा सकते हैं और उनके अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनकी बिहेवियरल मॉड्यूलेशन होती है, उनकी कॉग्निटिव मॉड्यूलेशन होती है, और इस तरीके से पेशेंट हमारे पास एक नॉर्मल बिहेवियर्स की तरफ आ जाते हैं, नॉर्मल एटीट्यूड थिंकिंग की तरफ आ जाते हैं। फिर ब्रेन पैथोलॉजी के अंदर जो उनका था कि सेफेलिस वाज फाउंड टू कॉज पैरालिसिस एंड इंसैनिटी। ये उनका कॉन्सेप्ट था कि जी सेफेलिस, जो कि आप लोग जानते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ट्रेपोनेमा पैलिडम इसको कॉज करती है। तो मतलब वो कहते थे कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ पैरालिसिस और इंसैनिटी मीन के पागलपन या मेंटल डिसऑर्डर को कॉज कर सकती है। मतलब इन सर्टन इंस्टांसेस इट कैन बी ट्रू, मतलब when it becomes septicemic. The role of neurotransmitter, अगेन जो कि आज तक ट्रू है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का एक रोल है, आगे हम डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से हम कहते हैं कि मेजर डिप्रेशन के अंदर हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन कम हो जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर हमारे पास डोपामिन इंक्रीज हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि न्यूरोट्रांसमीटर का, ब्रेन पैथोलॉजी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर उनकी डिस्टर्बेंस हो जाए तो मेंटल डिसऑर्डर्स कॉज हो सकती है। फिर जो हिपोक्रेटिस की व्यूज़ थी कि ब्रेन इज़ द सेंटर ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी एंड मेंटल डिसऑर्डर्स आर द रिजल्ट ऑफ ब्रेन पैथोलॉजी, एंड आज तक जो है ये बात ट्रू है। फिर नेक्स्ट जो कंटेम्प्रेरी व्यूज़ के अंदर है, आगे हम डिस्कस करेंगे डायथिस स्ट्रेस मॉडल के, किस तरीके से आपके जो स्ट्रेस है वो किस तरीके से मॉड्यूलेट होता है, आपकी जो बॉडीली हार्मोन्स है वो किस तरीके से उसको मॉड्यूलेट करती है। फिर हमारे पास जेनेटिक्स है कि हेरिटेबिलिटी ऑफ मेंटल इलनेसेस, और ये आज तक ट्रू है कि मतलब ये एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं उसके ऊपर रिसर्च स्टडीज़ हुई हैं कि अगर उनके कोई प्री डिस्पोजिशन है तो दे आर 50% मोर प्रोन टू
डेवलप स्किज़ोफ्रेनिया एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन। तो मोनोजाइगोटिक ट्विन के अंदर तो ये हमें शो करती हैं कि जेनेटिक्स का एक इन्फ्लुएंस है। फिर हमारे पास शेयर्ड और नॉन शेयर्ड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस है। ऐसे इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस के ये आप अपने कम्युनिटी या फैमिली के लोगों के साथ शेयर करते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो आपके ज़ाती होते हैं। तो शेयर्ड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस के अंदर इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंसेस दैट पीपल विद सिमिलर जेनेटिक्स शेयर, जो कि एक जैसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के जो लोग होते हैं और उनके इन्वायरमेंटल चीज़ें भी एक जैसी होती है। जिस तरीके से SES सोशो इकोनॉमिक स्टेटस या एजुकेशन या रिलीजन या स्पिरिट्स या आपका कल्चर, तो ये क्या होता है, ये सबका एक जैसा होता है। तो नॉन शेयर्ड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस के अंदर हमारे पास क्या है कि इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंसेस दैट आर इंडिविजुअल, जिस तरीके से आपके पेयर हैं, आपके हम उम्र है, दोस्त है, उनके साथ इंटरेक्शन आपके ऊपर कोई बीमारी आ जाती है, आपका डेवलपमेंटल लेवल या किसी हार्मोन्स को या टॉक्सिन्स को एक्सपोज हो जाना, ये इंडिविजुअल होती है आपकी। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपके मेंटल एलिमेंट्स को कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो ये अभी तक का ये था कि मतलब अभी जो और कंटेम्प्रेरी व्यूज़ है वो हम, जाहिर सी बात है हिस्ट्री अभी आगे चल रही है हमारी, तो मेंटल एलिमेंट्स को जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे तो उसके साथ हम जो न्यू हमारे पास मॉडलिटीज़ है इटियोलॉजी की या ट्रीटमेंट की, तो वो साथ में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी मतलब एक शॉर्ट हिस्ट्री थी मेंटल इलनेस के ऊपर, उसको देख लीजिएगा।